साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर आरपीएन से पंजे से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने पार्टी सदर सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। चुनाव से ठीक पहले आरपीएन सिंह का यह फैसला पार्टी के लिए झटका है। इस्तीफे के बाद आरपीएन सिंह के बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की कयास आराइयां की जा रही हैं। उन्हें बीजेपी कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ टिकट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों के खिलाफ शिकंजा कसा है। मुफ्त तरकीबात का वादा करने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है। ऐसी मुफ्त तरकीबात का वादा करने वाली सियासी पार्टियों की मुस्लिमा हैसियत को मनसूख करने की हिदायत दी है। कौमी यौम राय दहनगान के मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दिल्ली में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले जमहूरी मुल्क में इंतखाबात कराना बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। तमाम सरकारी मशीनरी के साथ मुल्क के सिपाहियों और अवाम के भरपूर ताउन से ये काम तकमील को पहुंचता है। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबात के इनकाद में ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। Ladies and gentlemen, as you heard, is an offering from the Election Commission of India to mark the 75th year of India's independence. It narrates the story of elections as an institution in India from the colonial times to the 21st century. The title resonates well with the journey of elections in India. It was definitely a leap of faith that India undertook. इसमें से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की जानकारी दी गई है। This publication, especially its pictorials, are sure to inspire. भारत जैसे भौगोलिक और भाषाई रूप से विविध देश में चुनावों का आयोजन करना एक बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य है। 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र और 1 करोड़ से अधिक कर्मी इसमें शामिल होते हैं। इसकी जटिलताएं प्रोसेस बाय प्रोसेस कल्पना से परे हैं। फिर भी पूरा सिस्टम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। समय पर जिस समय जो चीज होनी है वो वैसे ही होती है। मैं कहीं भी जाना पड़े वोटर्स को लिए नाव से, पुल से, पहाड़ी इलाके में सब जगह मतदान कर्मी मौजूद होते हैं। मैं राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर यहां उपस्थित और वीडियो के जरिए एनबीडी में भाग लेने वाले सभी चुनाव कर्मियों और मिलियंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी धन्यवाद करता हूं। इस्लामी तशख़्ख़ुस की अलामतों से भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा का एतराज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अजान और उसके बाद दरगाह अमीरुद्दीन और अब भोपाल तालाब और वीआईपी रोड के मज़ारात को भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने नाजायज तामीरात करार देकर इसे मुनहदम करने की बात कही है। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए जिला सुरक्षा समिति की मीटिंग में सड़क किनारे और बड़ा तालाब के मज़ारात को न सिर्फ गैर कानूनी तामीर बताया गया बल्कि अफसरान से इस पर कार्रवाई करने की भी तल्ख लहजे में हिदायत दी है। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर सख्त एतराज करते हुए इसे साध्वी के नए फितने से ताबीर किया है। मुझे 2 से 2.5 साल हो गया। ऐसे उस तालाब के बीच में वहां भी मजार बन गई है, फिर हटती है, फिर बन जाती है। क्यों? कुछ नहीं है। ये कोई धार्मिक भावना का मतलब नहीं है। धार्मिक भावना वहां होती है जहां होना चाहिए, स्थान होना चाहिए उसका, और है। पर अनाधिकृत क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? मुझे लगता है सबके स्वर एक होना चाहिए इसमें। हमारे क्षेत्र की बात है, हमारे भोपाल की बात है, राजधानी की बात है। हमारे किसी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं और ना हम किसी की कोई और विचार को आहत पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये जबरदस्ती की बात है तो ये क्षेत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और हम कानून बनाते तो इन चीजों को हमें पहले देखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं बराह रास्त। मेहताब, ये बताएं कि सालों पहले जो तामीरात वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो चुकी हैं उन्हें किन बुनियादों पर साध्वी प्रज्ञा नाजायज तामीरात कह रही हैं? मुनज़्ज़ा, आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो राजधानी भोपाल स्टेट का क़याम 1722 में अमल में आया था
और यहाँ पर 13 मुस्लिम नवाबिन हुआ, उनके ज़माने में जो भी वक्फ की इमलाक थी उनको रजिस्टर्ड किया गया और फिर जो है 12 मई 1961 को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड बना। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में चाहे हम शाह अली शाह तकिया की बात करें, चमेली दरगाह की बात करें, दरगाह अमीरुद्दीन शाह की बात करें, ये सब जो है 200 से 250 साल कदीम है। उस पर जो है इस तरह के एतराज़ात करने पर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के साबिक रुकन हाजी हारून साहब हमारे साथ मौजूद। हाजी साहब, आपने साध्वी का बयान सुना है, इस पर आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उनका आज बयान पढ़ा, अखबारात में देखा, वो किसी मीटिंग में शरीक हुई थी। उनका बयान तंग नज़री पर मबनी है। नंबर एक बात तो यह है कि वो हमारी भोपाल इत्तेफाक की बात है कि भोपाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई हैं, तो वो ना तो भोपाल की तारीख से वाकफियत रखती हैं, यहाँ की जोग्राफिया से वाकफियत रखती हैं। भोपाल एक बहुत ही प्यारा शहर, गंगा जमनी तहजीब का शहर, मिला जुला शहर, सब मिलकर रहते आए और रहते रहेंगे। ये नफ़रत की बातें जो है, एक मिजाज जब किसी का बन जाता है तो वो नफ़रत की बात ही करता रहता है, तो इसमें भी नफ़रत की बू आती है। जहाँ तक मज़ारात की बात है तो उनको वाकफियत नहीं है, कोई मज़ार बनाया नहीं जाता है। ये तो किसी बुज़ुर्ग का या किसी का भी इंतकाल हुआ, उसके नतीजे में जो लोग दफन हुए, वफ़ की जायदादें होती हैं, कब्रिस्तान होते हैं, तो ये सारे कब्रिस्तान हैं। और एक बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जब भदभदा डैम बनाया गया था उस वक्त हमारे बहुत सारे कब्रिस्तान डूब में आ गए हैं और उस डूब के नतीजे में हमारी बहुत से बाज़ारात जो है पानी में चले गए। लेकिन क्योंकि भोपाल एक अच्छा और मिला जुला शहर है, हर चीज़ को बर्दाश्त करता है, उसके मिजाज में तंग नज़री नहीं है, तो उसको बर्दाश्त किया गया और बन जाने दिया गया डैम को। इसी तरह बहुत सारी ऐसी मिसाल भी हैं, जब रेत घाट पे पुल बनना था, सड़क को चौड़ा होना था, तो नीचे मज़ारात थे, तो हम लोगों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे मुफ्तियान किराम ने इजाज़त दी इस तरह से कि दोनों तरफ पिलर बना दिए गए बड़े बड़े और उन मज़ारात को बीच में ले लिया गया और वो मज़ारात आज भी कायम हैं और सड़क उस पर से गुजर रही है। इसी तरह हाल ही में चंद साल पहले भी बैरागढ़ के रास्ते को भी चौड़ा करना था, वहाँ भी वफ़ का कब्रिस्तान आ रहा था, तो हमने उसका हल निकाला। हमने कहा ठीक है, आप पुल बना लीजिए यहाँ पर, तो गर्ज ये कि पुल को बनने दिया गया। अब जो साध्वी जी जिस तरह एतराज़ कर रही हैं कि वीआईपी रोड तो अभी बना है, मज़ारात तो कोई 200 साल पुराना है, कोई 600 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, क्योंकि भोपाल में तो ये भी बात चली आती है कि यहाँ तो साहबा किराम के भी मज़ारात हैं, 1400 साल पुराने भी मज़ारात हैं और वही तालाब के किनारे मौजूद हैं, क्योंकि तालाब जो है भदभदा डैम बनने की वजह से तालाब बढ़ गया और हमने उसको बर्दाश्त किया। साध्वी ने कहा तो तोड़ने की बात कर रही हैं, अफसरान को हिदायत दे रही हैं, तो अब इस पर जमीयत का कदम उठाएगी? नहीं, देखिए वो हमारे वजीर आजम और वजीर आला की मुखालिफ हैं, ऐसा लगता है। वजीर आजम तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, तो सबका साथ और सबके विकास में इस तरह की बातें नहीं की जाती। यहाँ में अगर बात जब निकलेगी तो हम सैकड़ों मंदिरों को भी गिना देंगे कि वो किस तरह बने हैं। वो गैर कानूनी बने हुए हैं, लेकिन सब बर्दाश्त किया जाता है, एक दूसरे को सब बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ तो जितने भी मज़ारात हैं वो सब तारीखी हैं और वफ़ की ज़मीन पर कायम हैं और पहले से हैं, और सुप्रीम कोर्ट का लॉ है वफ़ बाय यूज़र। जिस जगह पर कोई किसी का मज़ार बन जाता है तो वह वफ़ हो जाता है। वफ़ के अंदर रिकॉर्ड भी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी है तो एक मरतबा कोई मुर्दा दफन हो गया है, कुछ बुजुर्ग दफन हो गया है, तो ये शहर क्योंकि नवाबी शहर था, मुसलमानों की बड़ी आबादी रही है, तो कब्रिस्तानों की बहुत बड़ी तादाद है, यहाँ पर मज़ारात की बहुत बड़ी तादाद है। तो मैं तो साध्वी जी को ही कहूँगा वो अक्ल और होश से काम लें और ऐसी मिसाल पेश करें, वो सबकी हैं, वो एक तरफा उनको नहीं कहना चाहिए, इस तरह की बातें तंग नजरी का सबूत नहीं देना चाहिए। और रहा सवाल कहीं भी सड़क चौड़ी करना होती है, कोई और काम होता है, तो अहले भोपाल हमेशा से आगे रहें और हर किस्म का ताउन उन्होंने किया है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसको हर तरह से हम रोकेंगे। हाजी हारून साहब का कहना है, क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के साबिक मेंबर भी हैं और जमीयत उलमा के सदर भी हैं, उनका कहना है कि इस तरह की तंग नजरी की जो सियासत है उसे कबूल नहीं किया जा सकता है। मुनज़्ज़ा
मेहताब आलम, लेकिन लगातार साध्वी प्रज्ञा का इस तरह का स्टांस जो है हर मुद्दे पर देखने को आया है, चाहे अजान के मामले में हो या अब ये तामरात के हवाले से जिस तरह का बयान आया है। ऐसे में इन बयानों पर इस तरह के जो कदम उठाती है साध्वी प्रज्ञा, उन पर रोक लगते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या जवाब, किस तरह से जवाब देंगे और जमीयत उलमा क्या कुछ इकदाम उठाएंगे? यकीनी तौर पर साध्वी प्रज्ञा ने इससे पहले जो है शाह अमीरुद्दीन दरगाह के मामले को उठाया था, उसके बाद आज़ान का मामला आया। अब ये नया जो उनका मुतालबा है, इस तरह के बार बार मुतालबे आ रहे और कहीं ना कहीं इस्लामी तशख़्ख़ुस का जो मामला है उस पर उनकी ज़र्ब कारी लग रही। तो हाजी साहब, जिस तरह से बार बार ये बयान आ रहे हैं साध्वी के, इसको जो है रोकने के लिए इसके खिलाफ जमीयत उलमा अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? नहीं, उनकी तंग नज़री है और हम इसकी शिकायत वज़ीर आज़म से भी करेंगे, वज़ीर आला से भी करेंगे। और ज़रूरी हुआ तो क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी वफ़ की है तो इस तरह कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। कलेक्टर तो खुद औकाफ के जिम्मेदार होते हैं, उनकी वफ़ की हिफाजत करना भी उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे मनमानी थोड़ी चलेगी, डंडा राज थोड़ी है। कानून से सब काम होता है। जो मज़ारात हैं वो पुराने हैं, तारीख़ी हैं, उनको कोई तोड़ने की हिमाकत न करे। शहर के अंदर जो है उससे बहुत तकलीफ पहुँच सकती है। और मैं ये बता दूं कि जो बहुत सारे मज़ारात हैं उनसे अकीदत तो भोपाल के बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी रखते हैं। चमेली शाह का जो मज़ारात हैं वो तो हिंदू भाइयों की अकीदत है, उसकी तमाम रिपेयरिंग वगैरह वही लोग कराते हैं। तो ये नफ़रत का माहौल, साध्वी जी से हमारी इल्तिजा है कि वो नफ़रत के माहौल को न पैदा करें। अब वो भोपाल में नहीं हैं और उनको भोपाल की तहजीब और तमद्दुन से बिल्कुल वाकफियत नहीं है। की जमीयत उलमा के मौक़िफ़ क्या है इस मामले पर, उस पर एक तरह से जो है साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल के रुकन पार्लियामेंट, उनको नसीहत की गई कि वो जो इस तरह की सियासत से बाज आए और भोपाल का जो पुरअमन माहौल है, जो सेकुलर माहौल है, जो गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, उसकी तारीख पर वो वाक़फियत हासिल करें। बिल्कुल, नफरत की सियासत से बाज आए। हाजी हारून साहब का न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मेहताब आलम, आपका भी बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत के वजीर असलम शेख टीपू सुल्तान के नाम से एक मैदान को मंसूब करेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और वीएचपी ने अखाड़ी हुकूमत पर तंज कसा है। उनका कहना है कि दूसरों को नसीहत करने वाले वज़ीर आला उद्धव ठाकरे काबीना में वजीर टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का इफ्तिताह करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की नसीहत औरों को दे रहे थे। इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते, उसके अंतराल में एक खबर सामने आई कि ठाकरे सरकार की अगुवाई में उन्हीं के एक मंत्री मुंबई शहर में टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उस आक्रांता का सम्मान, वह भी महाराज की भूमि पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर। यह कैसा शिवसेना का दोगला हिंदुत्व है। कल ही के दिन यहां हमारे मुंबई मलाड पश्चिम के विधायक श्री असलम शेख ने एक बगीचे का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है और उसको नाम बर्बर टीपू सुल्तान के नाम देने का निर्णय किया है। महाराष्ट्र की सरकार जो अपने आप को हिंदुवादी माननीय उद्धव जी ठाकरे कहते हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि इस कृत्य को तुरंत रोका जाए। और महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में कई महापुरुषों का जन्म हुआ है। किसी भी ऐसे महापुरुष का नाम दें, परंतु टीपू सुल्तान के नाम पर किसी भी प्रोजेक्ट का नामांकन विश्व हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। कि टीपू सुल्तान इस देश का हीरो है। भारत की पूरी आज़ादी में टीपू सुल्तान का जितना बड़ा रोल है शायद ही किसी का हो। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने वाला टीपू सुल्तान न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इस देश के हिंदुओं और दलितों का भी हीरो रहा है। आपको शायद पता हो उसकी तारीख़ कि जब वो बादशाह बना, जब उसने बादशाह का काम शुरू किया तो केरल में हमारी दलित बहनों को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने बदन पर पूरा कपड़ा डालें। जब वो केरल विजिट को आया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस देश की किसी भी महिला का इस तरह से कहीं अपमान हो और वो कम कपड़े पहने। तो जो इस तरह की ताकतें हैं
उस जमाने में भी थी और उस जमाने में भी इस तरह का विरोध करती रही हैं। देश में हर जगह आप गूगल में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, देश के लाइब्रेरीज में जाइए, उनके जो कारनामे हैं, जो उन्होंने किए हैं इस देश के लिए, सर जो है फख्र से ऊंचा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नई नस्लों के लिए जानने के लिए इस तरह के गार्डन या खेल के मैदान या जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, अगर उनके नाम पर हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सख्त मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 के पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी कोशिशों से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में नामुमकिन सा होता है। आइए देखते हैं बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की चंद झलकियां। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर और हमारे आज के पहले जीनियसेस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर। नमस्कार, कम सिट। Now your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Sri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, Malaya Jashitalam. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. नमस्ते जूही, come. How are you? I'm great. आइए बैठिए. बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science. The fact that science has the power to change anything. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कानपुर की आर्यनगर असेंबली सीट, जिसे पहले जनरलगंज असेंबली सीट के नाम से जाना जाता था, इस सीट पर लगातार 27 साल तक बीजेपी का कब्जा रहा। 2017 के इंतखाबात में यहां समाजवादी पार्टी के अमिताभ बाजपेयी ने बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी थी। एसपी ने फिर अमिताभ बाजपेयी इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे नुमाइंदे ने अमिताभ बाजपेयी से बात की, आइए देखते हैं। लगातार 27 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का जिस विधानसभा सीट पर कब्जा था वो आर नगर विधानसभा सीट, जो पहले जनरलगंज विधानसभा सीट हुआ करती थी, जहां पर कभी समाजवादी पार्टी ने जीत नहीं हासिल की थी, वहां पर सपा के प्रत्याशी 2017 में अमिताभ बाजपेयी जी ने जीत हासिल की। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार उन्हें एक बार फिर मौका मिला है, वो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। और किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां चूंकि ये 5 साल जो हमें लगातार क्षेत्र में रहे हैं, तो अलग से तैयारियों की जरूरत नहीं है। जो बच्चा एग्जाम में पढ़ता है वो कम नंबर पाता है, जो पूरे साल पढ़ता है उसको एग्जाम में अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमने अपने लोगों के बीच में 5 साल हर सुख में, दुख में, संघर्ष में और विकास करने में, अपनी उपलब्धता बनाए रखने में हमने साख कायम करी है। हमारे लोग पसंद हैं, इसलिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं। हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता चुनाव अपने कंधों पर लेके पहले से ही लड़ रहे हैं। अमिताभ जी, एक चीज और कि जिन्हें आपने हराया था, सलील बिश्नोई जी, वो 3 बार लगातार विधायक थे, उनको बदल दिया गया यहाँ से, जबकि वो मौजूदा एमएलसी भी है। क्या वो डर की वजह से बीजेपी ने बदल दिया है? अब देखिए, उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, हमारा इस बात से कोई वास्ता नहीं है और ना कोई मेरे मन में दुर्भावना है। चूँकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, चुनाव लड़ना और जीतना हारना हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। महत्वपूर्ण नेता है उनकी पार्टी के, उनकी पार्टी ने उनको एमएलसी बना दिया। लेकिन मुझे खुशी हुई, मेरा इतना बड़ा कद कर दिया, कम से कम जो मुझसे हारता है वो भी एमएलसी बनता है, मेरा कद बढ़ा, मुझे प्रसन्नता हुई। फिर मुझे मालूम पड़ा कि एमएलसी का कार्यकाल पूरा का पूरा बाकी है और
उनकी चुनाव लड़ने की फिर इच्छा है। तो मुझे लगा कि जब उनको चुनाव लड़ना ही था तो इन्होंने अनेक लोगों को वादा क्यों किया, 2500 लोगों को तैयारी क्यों करवाई, 2500 लोगों को धन क्यों किया। लेकिन जब उनके चुनाव लड़ने का मन था ही और चुनाव लड़ने निकले तो देखा जो 2500 लोगों हमने तैयारी करवाई है, जिन्होंने इतने 6 दिन मेहनत करी है, तब वो उसी विरोध से बचने के लिए उन्होंने आपस में अल्टी पल्टी कर ली है। 2 हारे हुए प्रत्याशी क्षेत्र बदल के लड़ रहे हैं, कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जरूर पीछे हटी है, उनको प्रत्याशी नए ढूंढने की हिम्मत नहीं पड़ी और ये अपने आप बताता है कि उनके अंदर घोर हताशा है, निराशा का भाव है। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं आर नगर से, उनका कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और जिस तरह से प्रत्याशी को बदला गया है ये उनका निजी मामला है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र के वज़ीर उद्धव ठाकरे जश्न जमहूरिया तकरीब में शिरकत करेंगे। शिवाजी पार्टी में होने वाले प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे शिरकत करने वाले हैं। सर्जरी के बाद किसी प्रोग्राम में महाराष्ट्र के वज़ीर पहली बार नजर आएंगे। नवंबर में उद्धव ठाकरे की रीढ़ की सर्जरी हुई थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में उन्हें रिलायंस अस्पताल में छुट्टी मिली थी। समाजवादी पार्टी लीडर रईस शेख ने मुस्लिम रिजर्वेशन और अक़लियतों के दीगर मसाइल को लेकर महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर आदित्य ठाकरे को खत लिखा है। रईस शेख ने खत में उम्मीद जाहिर की है कि अघाड़ी हुकूमत मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से हाई कोर्ट ने जो मंजूर किया है उसे नाफिज करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ रियासत में अक़लियती समाज की आबादी के तनासुब से उनकी फलाह के लिए बजट रखा जाएगा। उन्होंने उर्दू लर्निंग सेंटर की तामीर में हो रही रुकावटों की जानिब भी आदित्य ठाकरे की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की है। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि कैसे 7 स्टेप्स में क्रिप्टो में निवेश किया जा सकता है। इन 7 स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स जैसे कि जोखिम उठाने की क्षमता, डू योर ओन रिसर्च और निवेश की सीमा तय कैसे करें, इसको हमने डिस्कस किया था। आज कुछ नए स्टेप्स आपको बताएंगे जिसके जरिए आप आसानी से क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल ऑथेंटिकेशन करें। पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। हर सर्विस के लिए एक ही पासवर्ड रिपीट न करें। फेक सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर बोट्स के जरिए आपकी जानकारी चोरी करने की कोशिश की जाती है। ऐसे किसी फिशिंग अटैक से बचें। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। जिस तरह से स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना फायदेमंद होता है, वैसे ही क्रिप्टो में भी लंबे समय के लिए निवेश करें। इसके बाद रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करें। एक हेल्दी पोर्टफोलियो मेंटेन करें। बिटकॉइन के साथ ही दूसरे ऐसे कॉइन्स में भी इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग और प्रूवन यूज केस वाले हों। तो इन स्टेप्स के जरिए आसान और सुरक्षित तरीके से क्रिप्टो में निवेश करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।